हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इस चैप्टर से जुड़ी हुई बात पहले भाग में हमने कुछ देखी थी। आज के इस क्लास में हम इसका दूसरा भाग समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कुछ और चुनौतियों को समझना। पहले भाग में हमने देखा था कैसे बेरोजगारी और गरीबी भारत के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार उसको मिटाने के लिए, उसे हटाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा साक्षरता को बढ़ाने के लिए भी सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, वो भी हमने पहले भाग में समझा था। इस भाग में कुछ और चुनौतियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कि एक बड़ी जनसंख्या स्वस्थ रह सके, ये भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, एक एक करके चीजों को समझते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के अभाव में, मतलब अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उसके अभाव में, उसकी कमी में प्रति 1 लाख महिलाओं में से 254 स्त्रियां बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। मातृत्व मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1 लाख स्त्रियां जो बच्चों को जन्म दे रही है, वो बच्चों को जन्म देते समय उन स्त्रियों में से कितनी स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, उसे कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। और भारत के संदर्भ में यह आंकड़ा कितना है? करीब 250 से भी ज्यादा है। मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बताता है ये चीज। दूसरा है प्रति 1000 बच्चों में से 50 जन्म के समय ही मर जाते हैं, जिसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले कितने बच्चे मृत्यु हो जाती है उनके, उसे बोला जाता है शिशु मृत्यु दर। तो भारत के संदर्भ में प्रति 1000 बच्चों में ये 50 है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। वहीं यदि प्रति 1000 4 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही बच्चों की मृत्यु हो जाए तो उसे बाल मृत्यु दर कहते हैं। अगर जन्म लेते समय ही उनकी मृत्यु हो जाए तो शिशु मृत्यु दर कहलाता है, लेकिन 4 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसे कहा जाता है बाल मृत्यु दर। और भारत के संदर्भ में ऐसे 15 बच्चे हैं प्रति 1000 बच्चों में, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं भारत की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें कमी को बताता है। तो मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ कमी है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए हैं, सरकार की क्या क्या भूमिका है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे बोला जाता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसे 2005 में शुरू किया गया। ग्रामीण जनसंख्या को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो रह रहे हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सके, इसके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था 2005 में। इसका उद्देश्य है बहुत सारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, काला अजहर, अंधापन, आयोडीन की कमी, तपेदिक, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए जनता को जन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाओं को मजबूत बनाना। इन बीमारियों के बारे में, जो कि आम बीमारी है, बहुत सारी जनसंख्या को ये प्रभावित करती है, इनके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि ये बीमारी आगे ना चले और लोगों की उत्पादकता में कमी ना आए या फिर उनकी मृत्यु ना हो। इसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा कार्यक्रम है जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब माता। माता बच्चे देते समय सुरक्षित रहे, उसकी मृत्यु न हो, मातृत्व मृत्यु दर कम हो सके, इसके लिए यह प्रोग्राम चलाया गया। तो सरकार ने बच्चे को जन्म देते समय मां के जीवन को बचाने के लिए जननी सुरक्षा योजना आरंभ की। बच्चे को जन्म देते समय मां सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए यह जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। मतलब जैसे कि आपने एम्स का नाम सुना होगा, जो कि सबसे शानदार हॉस्पिटलों में से एक है भारत में। अब ये एम्स हर जगह नहीं है। बड़े बड़े महानगर, आजकल हालांकि कुछ छोटे शहरों में भी एम्स स्थापित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी
जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो समान रूप से हर जगह नहीं है, मतलब स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन है। कहीं बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और कहीं पे बेसिक बेसिक प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षाएं भी नहीं है। इसीलिए इस प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया। तो इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एम्स, तो एम्स जैसे 6 नए संस्थान देश के अलग अलग भागों में स्थापित किए जाएंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत एम्स जैसे बहुत शानदार हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि ये जो स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय असंतुलन है वो कम हो सके। तो इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों में विद्यमान सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का स्तर ऊंचा करना भी है। इसके अलावा इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में ये जो चिकित्सा कॉलेज है, जहां पर मेडिकल की पढ़ाई होती है, उनका लेवल अच्छा हो सके, वहां से अच्छे डॉक्टर निकल सके, अच्छे चिकित्सक निकल सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके, इसके लिए भी ये प्रोग्राम चलाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण। एड्स क्या है? एक भयानक स्वास्थ्य अव्यवस्था है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जो एचआईवी से संक्रमित है। एड्स एक ऐसी बीमारी है कि जिस व्यक्ति को होता है, जो व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जाता है। उसको हल्की सी भी कोई बीमारी आ गई है, हल्की सी भी कोई चोट लग गई है, तो वो बहुत लंबे समय तक सही होगी ही नहीं। तो एड्स एक भयानक स्वास्थ्य अव्यवस्था है जो उन लोगों को प्रभावित करती है जो एचआईवी वायरस से संक्रमित है। एड्स ने पूरे संसार की जनसंख्या को खतरे में डाल दिया है। विश्व के हर देश में एड्स से जूझ रहे लोगों की संख्या ज्यादा है और भारत भी एड्स से प्रभावित लोगों की जनसंख्या के मामले में ऊपर स्थान पे आता है। भारत सरकार ने एड्स को रोकने के लिए लोगों में जागृति पैदा करने, भाई एड्स हो ही नहीं, इसके लिए लोगों में जागृति पैदा करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। साथ ही जो लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं उनको समय पर इलाज मिल सके, लगातार इलाज मिल सके, इसके लिए केंद्र भी खोले हैं। तो इस प्रकार स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। दूसरी जो समस्या है भारत की अर्थव्यवस्था के सामने, वो है कीमत वृद्धि को रोकना, बेसिकली महंगाई को रोकना। चीजों की कीमतों में एक हद से ज्यादा महंगाई हो जाए, उसको रोकना भारत की अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख चुनौती में से एक है। तो इसका सामान्य कारण क्या है? क्यों महंगी हो जाती है चीजें? क्यों महंगाई एक हद से ज्यादा बढ़ जाती है? यदि कोई व्यक्ति चीजों का मांग करता है, जो कि हम डिमांड करते ही है, हमें रेगुलर स्तर पर रोजाना कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ती ही है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है। हम यदि किसी चीज की मांग करते हैं और बाजार में उतनी वस्तुएं नहीं हैं, तो क्या हो जाता है? उस वस्तु की कीमत में एक हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो वस्तु की वह मात्रा जो व्यक्ति बाजार से खरीदना चाहते हैं, यदि उस मात्रा की वास्तविक उपलब्धता से अधिक मात्रा की मांग की जा रही है, तो उस विशिष्ट वस्तु की कमी हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। मांग ज्यादा है और चीजें कम है। टमाटर है 1 किलो, लेकिन उसको मांगने वाले 10 लोग हैं, तो उस 1 किलो टमाटर की यदि कीमत 25 रुपए किलो थी, तो वो बढ़कर 100-200 और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो महंगाई जो है वो एक डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ जाने की वजह से होती है, चीजों में कमी हो जाने की वजह से होती है। ये चीजों में कमी होती क्यों है? उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में वस्तु बर्बाद हो जाती है। मान लीजिए कि टमाटर तो बहुत ज्यादा पैदा हुए हैं, लेकिन जब उसको गोदामों में लाया गया और गोदामों में वो बहुत दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे, तो वो सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उपयोग के लायक नहीं रहेंगे। टमाटर तो पैदा हुए थे, लेकिन उचित भंडारण सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो खराब होते गए। अब लोग जब मार्केट में टमाटर की डिमांड करेंगे तो उन्हें मिलेगा ही नहीं और टमाटर में महंगाई देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि जो बेचने वाले हैं उस टमाटर को, वो जमाखोरी कर लेते हैं। कुछ व्यापारी क्या करते हैं कि उनके पास टमाटर है और टमाटर को रुकने रखने की सुविधा भी अच्छी है, तो वो क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे ही नहीं कि हमारे पास टमाटर है, उसकी कालाबाजारी, जमाखोरी करेंगे, ताकि टमाटर की कीमत बढ़ जाए मार्केट में
और जब कीमत बढ़ जाएगी तब ये अपने गोदाम से बाहर निकालेंगे ताकि इनका मुनाफा हो सके। तो जब विक्रेता, बेचने वाला व्यापारी वस्तु की जमाखोरी कर लेते हैं और इसे बेचते नहीं हैं, तो इससे मानव निर्मित कमी हो जाएगी, और चीजों की यदि कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? महंगाई हो जाएगी। तो सरकार इस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, इस कीमत को, बढ़ती कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे उपाय करती है। एक एक करके देखते हैं कुछ प्रमुख उपायों को। किसानों को विभिन्न प्रकार से सहायता करके, भाई किसी चीज की कमी हो गई, मान लीजिए कि टमाटर की कमी हो गई है, तो सरकार क्या करेगी? किसानों को सहायता करेगी। वो उचित मूल्य पे, कम दाम पे बीज दे देगी, खाद दे देगी, कुछ सहायता दे देगी, टेक्नोलॉजिकली सहायता दे देगी, मार्केट से, बाजार से, या फिर जो फाइनेंशियल मार्केट है जैसे कि बैंक है, वहां से आसानी से किसानों को लोन उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार कोशिश करेगी ताकि किसान भाई जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन कर सके, बाजार में वो चीजें आ सके और अपनी महंगाई कम हो सके। दूसरा है भंडारण गृह और कोल्ड स्टोरेज बनाकर। सरकार कोशिश करेगी कि जहां पर भी ये जो चीजें आ रही हैं वो सुरक्षित रहे। साथ ही कोल्ड स्टोरेज बनाए। कोल्ड स्टोरेज मतलब बड़े बड़े फ्रिज, ताकि जो खाने पीने की चीज है वो इन बड़े बड़े फ्रिजों में रखी जा सके, वो लंबे समय तक चल सके, ताकि बाजार में उसकी कमी ना हो और अपनी महंगाई काबू में रहे। इसके अलावा अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी पर कठोर निगरानी रखकर और दोषी को सजा देकर। अभी हमने देखा था कि कुछ व्यापारी लोग होते हैं वो चीजों की जमाखोरी करते हैं ताकि कृत्रिम रूप से उसकी कमी हो जाए और महंगाई बढ़ जाए और ये लोग महंगी चीजें बेचकर मुनाफा कमा सके। तो सरकार कोशिश करती है कि जो अनिवार्य वस्तुएं, जो लोगों के जीवन यापन के लिए एकदम जरूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, उसकी जमाखोरी नहीं हो। कोई व्यक्ति उस पर जमाखोरी करता है तो सरकार कठोर निगरानी रखती है, और कोई व्यक्ति ऐसा जमाखोरी करते हुए पकड़ा गया तो कठोर से कठोर सजा देकर सरकार कोशिश करती है कि जमाखोरी नहीं हो, वस्तुएं बाजार में आती रहे और उनके कीमत नियंत्रण में सहायता मिल सके। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, आर्थिक संवृद्धि। आर्थिक संवृद्धि मतलब साल दर साल हम आर्थिक रूप से विकसित हो सके, अपनी जीडीपी लगातार बढ़ सके, इसके लिए कोशिश करना। तो आर्थिक संवृद्धि को देश की कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक संवृद्धि को यदि हमें परिभाषित करना है तो हम कैसे करेंगे? देश की कुल आय में बढ़ोतरी हो और साथ ही देश की प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हो। और यह तभी संभव है जब भारत का कृषि क्षेत्र, मतलब खेती और खेती से जुड़े अन्य क्षेत्र, और उद्योगों का उत्पादन बढ़े और सेवा क्षेत्र का भी वांछित ढंग से विस्तार हो सके। कुल आय और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तभी आर्थिक समृद्धि होगी, और इसके लिए जरूरी है कि हम कृषि पर ज्यादा ध्यान दें, कृषि को बढ़ाएं, उद्योगों को बढ़ाएं, उद्योगों में ज्यादा उत्पादन करें, और साथ ही सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र के कामकाज भी लगातार बढ़ सके। तो सरकार इसके लिए क्या कोशिश कर रही है? तो इस दिशा में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना क्या है? हमने देखा था योजना आयोग, जो कि भारत के विकास के लिए योजनाएं बनाता था, और योजनाएं 5-5 सालों के लिए बनाता था, जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं बोलते थे। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 1956 से छोटे पैमाने, बड़े पैमाने और भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता रहा है सरकार। सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से छोटे से लेकर बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ाने पर प्रोत्साहन दिया है, इनको बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि उद्योग बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा और अपनी आर्थिक समृद्धि होती जाएगी। सरकार खाद्यान्नों के उत्पादनों को सुधारने के लिए अच्छी आगतों जैसे उत्तम बीज, खाद आदि के प्रयोग को प्रोत्साहन देती रही है। भाई आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है कि खेती भी आगे बढ़े, तो सरकार ने खेती को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उत्तम बीजों के उपयोग पे जोर दिया है कि अपने पास अच्छे बीज आए, अच्छी खाद आए, ताकि अपने कृषि में फसल उत्पादन बढ़ सके, अलग अलग चीजों का उत्पादन बढ़ सके हो और हम आर्थिक समृद्धि अच्छे से कर सके, लगातार आर्थिक समृद्धि कर सके। सड़कों, रेलवे लाइन, हवाई अड्डे, संचार के टावर, बिजली आदि के रूप में बेहतर आधारिक संरचना के कारण भारत का सेवा क्षेत्र भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। हमने देखा सेवा क्षेत्रों में ये सारे काम आते हैं, परिवहन के काम, संचार के काम, इस तरह के काम आते हैं। तो सरकार ने बहुत सारे सड़कों का विस्तार किया है, रेलवे लाइन बिछाई है, हवाई अड्डे बनाए हैं, संचार की सुविधाओं को बढ़ाया है, इसके अलावा बिजली, पानी, इन सुविधाओं को भी बढ़ाया है ताकि
इन आधारभूत संरचना के कारण अपना सेवा क्षेत्र आगे बढ़ सके, और सेवा क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो अपना प्राथमिक क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र और उद्योगों का क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार हम आर्थिक समृद्धि लगातार कर पाएंगे। इस गति को बनाए रखने के लिए सरकार ने नियमों और उपनियमों में सुधार किया है। हर क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ सके और इस गति को हम बरकरार रख सके, इसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम, जो कि कठोर नियम थे, इन क्षेत्रों को बांधे रखे हुए थे, इन क्षेत्रों को विकसित नहीं होने दे रहे थे। ऐसे बहुत सारे कठोर नियम और उपनियमों में सुधार किया है, थोड़ा सा उदारीकरण लाया है, ताकि हम आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सके। और इन सभी कदमों को, सरकार ने ये जो भी स्टेप लिए हैं, उन सभी कदमों को बोला है आर्थिक सुधार। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार ने किस किस प्रकार के कदम उठाए हैं, वो इस चैप्टर में हमने अच्छे से समझ लिए हैं। आपको करना क्या है, आज जो भी समझा है उसको आज ही रिवाइज करना है, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।